हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलार मास के बारे में। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहां पे हम लोगों ने दो टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। वन इज एटम एंड सेकंड इज मॉलिक्यूल। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। अगर हम बात करें टॉपिक एटम की तो वहां पे हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। टॉपिक मॉलिक्यूल के अंदर हमने एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। सिंस हमने तो एटॉमिक मास पढ़ लिया है तो ये एवरेज एटॉमिक मास वर्ड कब यूज होता है, इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एंड सेम एवरेज मोलर मास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक सिंगल एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो सर ये एवरेज एटॉमिक मास वर्ड कब यूज करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम बात करें क्लोरीन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग एलिमेंट क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स। वन इज 35 एंड सेकंड इज 37। एक होता है 35 और एक होता है 37। क्लोरीन हैज हाउ मेनी आइसोटोप्स स्टूडेंट्स? 2 आइसोटोप्स। एवरेज एटॉमिक मास का जो स्टोरी है वो सब कब एप्लीकेबल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन सब एलिमेंट्स के लिए जहां पे आइसोटोपिक फॉर्म का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्लोरीन जो 35 वाला होता है उसका परसेंटेज नेचर में 75% होता है और यहाँ पे 35 वाले का परसेंटेज होता है 25%। ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 35 वाला भी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मतलब एक बोलते हैं ना प्रॉपर नंबर वाइज, ऐसा नहीं कि 0.00 या 10⁻⁻15 एंड ऑल दैट। एक प्रॉपर नंबर के फॉर्म में, या फिर एक बोलते हैं ना जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी 25% को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वुड हैव बीन 0.1 या 0.2% तो हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, पर 25% तो बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप वहां पे एटॉमिक मास वर्ड यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग को यूज करना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास, और फिर हम लोग इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। और सबको पता है दैट क्लोरीन हम लोग लेते हैं 35.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, 35 भी और 37 भी। तो फिर हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। बट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन के लिए मैं एवरेज एटॉमिक मास नहीं यूज करूंगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है उनका प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट नहीं है, उनका जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का जो परसेंटेज है वो है 99.985। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये बचा क्या, फिर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ठीक है ना। 99.985, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 75% था तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे 99.985 तो यही हो रहा है। अगर हम लोग इसके परसेंटेज की बात करें तो 0.010156, और ये तो है बच्चों 10⁻⁻5, और वी कैन से इट इज फाउंड ऑलवेज इन ट्रेस अमाउंट बिकॉज ये रेडियो एक्टिव भी है। इसका हाफ लाइफ है 12.33 इयर्स एंड इट एमिट्स बीटा रेडिएशंस। तो अभी मुझे ये बताइए किसके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये तो बेटा नेग्लिजिबल है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, दिस इज प्रेजेंट इन व्हाट? सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। इसके परसेंटेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में। एंड ये दोनों जो है दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। तो अगर आइसोटोप सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास वर्ड यूज करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो क्लोरीन के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, जबकि हाइड्रोजन के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास is applicable only for those elements whose
naturally occurring isotopes whose naturally occurring isotope has significant proportion, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी क्लोरीन के केस में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट हाइड्रोजन के केस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत ही कम है। तो अभी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो हम लोग इसको पहले फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ऑब्वियसली परसेंटेज फॉर्म में अगर हमको आइसोटोप्स का परसेंटेज दिया है तो नीचे तो अपॉन में 100% ही आएगा, दैट इज टोटल परसेंटेज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 100। यहाँ पे समझो अभी क्लोरीन की बात करें तो दो आइसोटोप्स है, तो इसका परसेंटेज इनटू इट्स एटॉमिक मास। सो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इनटू इट्स एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ आइसोटोप की जगह पे मोल परसेंटेज भी दिया हो सकता है। नोट, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, मोल परसेंट of isotope can also be used, आप मोल परसेंट को भी यूज कर सकते हो परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप की जगह पे। ठीक है, अभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया होता है, और आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। आपको परसेंटेज दिया होता है और आपको क्या निकालना होता है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज दिया होता है और एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। कैसे सर, जरा देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। नेचुरली अकरिंग क्लोरीन naturally occurring chlorine contains chlorine 35 and chlorine 37, if percentage of chlorine 35 is equals to 75, then find average atomic mass। इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछेंगे वो लोग। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, आपको परसेंटेज पूछेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो ऊपर ये जो फॉर्मूला दिया है वही यूज करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, दो आइसोटोप है, एक तो 35 और एक 37। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 मतलब 35, कितना परसेंट है? 75 इनटू एटॉमिक मास इज 35 प्लस दूसरे का परसेंटेज, अगर ये 75% है तो वो 25% होगा, इनटू 37 डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज कितना होगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली 100%। 75 प्लस 25 तो क्या आएगा? 100%। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 प्लस 25 इज 100। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में 25 क्या है? कॉमन है, तो 25 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3 इंटू 35 प्लस यहाँ पे 37 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। 35 3 जा 105, 35 3 जा 105, 105 प्लस 37 142। सो 142 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा कितना बच्चों? 12, 2 बचा 22 हुआ, 4 5 जा 20, फिर भी 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 35.5 हो जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। और हम लोग क्लोरीन के लिए एवरेज एटॉमिक मास यूज ही करते हैं कितना? 35.5। तो 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर हम बात करें दूसरा टाइप 2 की, टाइप 2 के क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके?
टाइप 2 में आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन होगा और आपको क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया होगा और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, बोरॉन हैज टू आइसोटोप्स, boron has two isotopes B10 and B11. बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं B10 and B11. If the average atomic mass is 10.8, इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 10.8 है, then calculate percentage of B10 and B11. दोनों का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देना पड़ेगा। सॉल्यूशन, परसेंटेज किसका पूछा, B10 और B11 का पूछा है। सो लेट द परसेंटेज ऑफ B10, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, क्या अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, x अज्यूम करते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ B11 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ B10 कितना है, x है, x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू 11 डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, x प्लस 100 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया है कितना, 10.8। सो यहाँ पे 10x ब्रैकेट ओपन करो, 11 इंटू 100 इज 1100 माइनस 11x अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 1080 ये 1100 इधर आएगा तो माइनस 1100 हो जाएगा। It is equals to 10x minus 11x is minus x. So what is the value of x? It is equals to, यहाँ पे minus x is equals to minus 20 आएगा, minus minus cancel, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20%। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ B10 कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ B10 इज x ना, x का वैल्यू 20%। So what is the percentage of B11? B11 का परसेंटेज आएगा 80%। कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज अ लेंथी मेथड। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, नंबर्स चलो ठीक ठाक थे, इसके लिए हम लोग को सॉल्व करने हो गया। लेकिन बच्चों अगर एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय जाएगा हमारा, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे इसमें और आरपी ट्रिक। बहुत ही सुपर ट्रिक है जिससे हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलिए आरपी ट्रिक क्या है वो बताइए, डिस्कस करते हैं आरपी ट्रिक और आप लोग इसी से सॉल्व करिएगा। अगर हम बात करें बोरॉन के दो आइसोटोप्स की तो वो है 10 and 11। तो इसको हम लोग नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा। यहाँ पे बोरॉन हैज टू आइसोटोप, वन इज 10 एंड सेकंड इज 11। 10 और 11 हो गया। अभी एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है, 10.8 दिया हुआ है, 10 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये बोरॉन 10 है और ये बोरॉन कौन सा है, 11 है। ठीक है, अभी आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज ऑफ किसी का भी पूछा है, सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं B10 से ही शुरू करते हैं। चलो, अगर हमको परसेंटेज ऑफ B10 पूछा है तो आप क्या करोगे, एकदम सिंपल ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय तो 100 करना ही है, एकदम सिंपल ट्रिक। सुनो, जिसका परसेंटेज पूछा है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसका परसेंटेज पूछा है उसको हाइड कर लो। B10 का पूछा है तो B10 को हाइड कर लो, हाइड कर लिया सर। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे में से। 11 में से 10.8 गया, 11 में से अगर 10.8 गया तो 0.2 आएगा बच्चों, 0.2 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये 11 है और ये 10 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1, और इसका आंसर हो जाएगा 20%। ये देखो, आप लोगों को इतना मैथमेटिकल झमेले के बाद आंसर आया और मेरा तो बेटा एक स्टेप में आंसर आया। सर एक बार वापस बताओ ना, चलो एक बार वापस सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.8 और इसका आइसोटोप्स कौन से 10 है और 11 है, राइट। तो अभी अगर मुझे परसेंटेज ऑफ B10 पूछा है तो 100 से तो मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज है तो
अभी हमको क्या पूछा, B10 पूछा ना, तो जिसका पूछा उसको हाइड कर लो, उसको हाइड कर लिया, छुपा दिया उसको। आप बताओ इसके बाद में इन दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। सो 11 में से 10.8 गया तो 0.2 बचेगा, 0.2 डिवाइड में इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, तो ये 11 और ये 10 है तो कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आएगा 20% हो गया। कितना परसेंट, 20%। तो अगर मुझे B10 का वैल्यू पता चल गया है तो B11 तो बेटा 80% होगा, वो तो एकदम इजी है, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं वापस इसी मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि हमारा एक और प्रैक्टिस हो जाएगा। नो डाउट यहाँ पे 20 है तो ये 80 ही होगा, मुझे भी पता है, बट फिर भी हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं सो दैट हमको और थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाएगा। अगर मुझे B11 का पता करना है तो अभी B11 को हाइड कर दो, इसको हाइड कर दिया। अभी इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, 10 और ये 10.8 है, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है, परसेंटेज नेगेटिव कैसे हो सकता है। 10.8 में से 10 गया तो 0.8 आएगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिखूंगा 0.8 डिवाइड में इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, जो आएगा 1, तो ये आएगा आपका आंसर 80%। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो ये ट्रिक से हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सेम ट्रिक हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में भी यूज करते हैं एंड इवन सॉलिड स्टेट में भी हम लोग यूज करते हैं। तो आप इसका फोटो लो, फिर थोड़े और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। Okay students, so let us discuss these 3 questions. An element A has 2 isotopes 28 and 44, ठीक है। If the average atomic mass is 32, then calculate the percentage of each. The percentage पूछा है तो आप RP ट्रिक यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल सा तरीका है। एलिमेंट जो है वो A है, इसके 2 आइसोटोप्स है, कौन से 28 है और 44 है, तो हम लोग यहाँ पे 28 लिख देंगे और यहाँ पे 44 लिख देंगे, बराबर है ना, 28 और 44। और एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 32, तो 32 इन दोनों के किधर बीच में ही आएगा, राइट। अगर आपको परसेंटेज ऑफ ईच पूछा है तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ 28, परसेंटेज ऑफ A28 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इतना तो पता है यहाँ पे 100 आएगा। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हाइड कर देते हैं, उसको हाइड कर दिया तो 44 में से 32 माइनस करो, तो 44 में से 32 माइनस करोगे तो 12 आएगा, बराबर है। 12 अपॉन में इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, 44 में से 28 गया तो बच्चों 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो 4 के टेबल में 4 3 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो आंसर आएगा 75%। अगर ये 75% है तो परसेंटेज ऑफ बी सॉरी ए 44 कितना हो जाएगा बच्चों 25%, ठीक है। उसको भी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर 28 है 44 का पूछा है तो 44 को हाइड कर लेंगे। अगर मैं 44 को हाइड करता तो 32 माइनस 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना बच्चों 100, तो 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो ये 25% आ गया। एक का निकालने के बाद तो 100 में से माइनस कर ही सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे बच्चों आप लोग इसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए एलिमेंट D has 2 isotope, one is 47 and second is 60। इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है 49.6, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ D47 पूछा है, सिर्फ D47 पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ D47 वुड बी इक्वल टू इनटू क्या 100, ठीक है। तो 47 का परसेंटेज पूछा तो इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, इसको हाइड करेंगे पहले। 60 में से 49.6 गया तो कितना आएगा बच्चों 10.4 आएगा, कितना आएगा 10.4 आएगा। तो 10.4 डिवाइड बाय ये कितना है बच्चों 60 में से 47 गया, तो 60 में से अगर 47 गया तो 13 आएगा, 13 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1040 डिवाइड बाय 13। तो 1040 को आप 13 से डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अटेम्प्ट करिए। An element E has 2 isotopes 40 and 60 if the mole ratio, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मोल परसेंटेज या मोल रेशियो भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे परसेंटेज पुट करते थे वहां पे अभी मोल रेशियो पुट करेंगे।
तो 1:3 दिया है, मतलब 40 का 1 है मोल रेशियो और इसका कितना है 3 है। सो 40 into 1, सो 1 into 40 मोल रेशियो into एटॉमिक मास प्लस 3 into 60, 3 into 60 मोल रेशियो भी दे सकते हैं या मोल परसेंटेज भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 100 मत लिखना, ठीक है ना, 1 + 3 हो जाएगा। तो 41 × 40, 6 3 × 80, 180 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 220 डिवाइड बाय 4, 4 5 कितना हो जाएगा 20, फिर 2 बचा वापस से 20, तो कितना आएगा 55। तो 55 इज द डैश एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट। ना स्टूडेंट्स, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ना ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एवरेज मोलर मास के बारे में, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next topic is average molar mass. Now average molar mass is basically applicable for mixture of gases containing at least 2 gases. Suppose example के तौर पे अगर हमारे पास में कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास में मिनिमम 2 गैसेस है, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस दैट इज O2 गैस है, तो वो मिक्सचर का जो मोलर मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज मोलर मास, बिकॉज वहां पे एक से ज्यादा गैसेस है, मिनिमम 2 गैसेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर के लिए हम लोग मोलर मास ना निकाल के क्या निकालते हैं एवरेज मोलर मास। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर mixture of gases containing at least 2 gases, मिनिमम 2 गैसेस होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। तो अभी अगर हमारे पास में मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हम लोग उसको मोलर मास ना बोल के क्या बोलेंगे एवरेज मोलर मास बोलेंगे। और एवरेज मोलर मास का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मोलर मास इधर आ जाएगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा मास नहीं आएगा, टोटल वेट आएगा, ठीक है। तो टोटल वेट मतलब टोटल मास आ जाएगा। सो टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो टोटल वेट अपॉन यहाँ पे n इधर आ जाएगा, सो यहाँ पे खाली n नहीं आएगा, टोटल मोल्स आएगा। सो टोटल मोल्स, सो m एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। अभी इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस में आपको 2 गैसेस या 2 से ज्यादा गैसेस का मासेस दिया होगा, तो यहाँ पे मास इज गिवन। दूसरे केस में मोल्स विल बी गिवन टू यू। सपोज वी हैव अ कंटेनर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस है, गैस 1 एंड गैस 2, मिनिमम 2 गैसेस होने चाहिए, मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमारे पास में सपोज से फॉर एग्जांपल गैस 1 है और इसमें गैस 2 भी है। फर्स्ट गैस का जो वेट है स्टूडेंट्स उसको मैं मान लेता हूँ W1 और सेकेंड गैस का जो वेट है वो है W2। इमेजिन करो फर्स्ट गैस का जो मोलर मास है वो है M1 और इसका जो मोलर मास है वो है M2, ठीक है। तो M एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वेट। तो टोटल वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वेट मतलब W1 + W2 हो जाएगा। सो टोटल वेट इज W1 + W2 एंड टोटल मोल्स की अगर हम बात करें टोटल मोल्स की, तो मोल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोल्स तो दिया नहीं है, बट मोल्स का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास, मतलब W/m हो जाएगा। मास का मतलब यहाँ पे क्या है W है और मोलर मास का मतलब m है, तो W/m, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। सो ये हो जाएगा आपका टोटल मोल्स हो जाएगा। सो टोटल वेट इज व्हाट W1 + W2 एंड टोटल मोल्स आर W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। तो यहाँ पे अगर मुझे M एवरेज निकालना है, सो व्हाट वुड बी M एवरेज, M एवरेज विल बी टेक टोटल व्हाट वेट। नाउ व्हाट इज टोटल वेट, इट इज W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला M एवरेज के लिए जब वेट दिया होगा, ठीक है। सो व्हेन वेट इज गिवन,
व्हेन वेट इज गिवन। अगर वेट की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, ठीक है, दैट वुड बी केस 2। अगर केस 2 की बात करें तो वेट की जगह पे क्या देंगे वो लोग, नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे, ठीक है। तो व्हेन मोल्स आर गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन मोल्स आर गिवन, व्हेन मोल्स आर गिवन। अगर हमारे पास में कंटेनर है सेम, उसमें वेट की जगह पे बच्चों क्या दे दिया उन्होंने, मोल्स दे दिया है। सो दिस कंटेनर अगेन कंटेन्स हाउ मेनी गैसेस, 2 गैसेस, गैस 1 एंड गैस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गैस 1 और यहाँ पे मिलेगा हमको गैस 2। गैस 1 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1 और यहाँ पे N2 है और इसका मोलार मास है M1 और इसका मोलार मास है M2। तो यहाँ पे पहले क्या दिया था, वेट दिया था, अभी यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है। तो आप मुझे था आपको क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए और टोटल मोल्स चाहिए। सो पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वेट ना। टोटल वेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे W1 प्लस W2 होता है, बट W का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि W इज नथिंग बट N इंटू एम। देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू वॉट, N इंटू एम हो सकता है बच्चों। सो W1 की जगह पे क्या आएगा, N1 M1 प्लस W2 की जगह पे क्या आएगा, N2 M2। समझा कुछ, मैंने क्या बोला था, W इज इक्वल टू वॉट, N इंटू एम ना। सो W इज इक्वल टू N इंटू एम आएगा। यहाँ पे अगर मुझे पूछा गया कि टोटल मोल्स निकालो, तो टोटल मोल्स तो मुझे पहले से पता ही है, N1 प्लस N2। तो मोल्स तो वैसे भी उन्होंने दिया ही है। तो अगर मुझे यहाँ से मुझे क्या निकालना है, M एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 की जगह पे क्या लिखेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको मोल दिया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। एन एयर कंटेन्स 80% N2 by moles. It contains 80% N2 by moles and remaining O2. Remaining क्या है, O2 है, and remaining O2, ठीक है। Calculate M average of the air. Calculate M average of air, ठीक है। एयर का M एवरेज निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो यहाँ पे आपको बाय मोल्स दिया है, मतलब N1 और N2 का वैल्यू दिया है। अगर मैं इसको N1 मान लेता हूँ, दैट इज N2 गैस का नंबर ऑफ मोल्स दिया, देखो बाय मोल्स दिया ना, बाय मास दिया होता तो बात अलग होती थी। बाय मोल्स दिया तो डायरेक्टली N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज 80 हो जाएगा। एंड डेफिनेटली रिमेनिंग कौन है, O2 है, तो 80 और 100 में से 80 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 20%। तो 20 मोल्स ये हो जाएंगे। अभी अगर हम बात करें मोलार मास ऑफ N2 की, सो मोलार मास ऑफ N2 कितना होता है, 28 होता है, एंड मोलार मास ऑफ O2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 32 होता है। ये हो जाएगा आपका 32। तो कैलकुलेट M एवरेज, तो M एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, M एवरेज इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। सो व्हाट इज N1, मतलब ये 80 into 28 प्लस 20 into 32 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 मतलब 80 प्लस 20, हो गया। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, कुछ होना हो डिनोमिनेटर में, तो 100 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 32 2 जा 64, तो 640 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 1 0 रहेगा, कैरी 6 6 2 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22। सो ये 2240 हो जाएगा बच्चों। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 2880 डिवाइड बाय हो जाएगा अपना 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो M एवरेज का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, 28.8 ग्राम्स। सो व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द एयर, एवरेज मोलर मास ऑफ द एयर इज व्हाट, कैलकुलेट M एवरेज ऑफ एयर ना। तो M एवरेज ऑफ एयर इज 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 ग्राम्स, 28.8 ग्राम। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंटेनर है जिसमें CH4:SO2 का मोल रेशियो दिया हुआ है। मोल रेशियो इज 2:3। मोल रेशियो इज 2:3। क्लियर? कैलकुलेट एम एवरेज। कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ द एयर। आपको एम एवरेज निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर हमको एम एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना दिया है, आप इसको डायरेक्टली 2 मान लो, इस 2 में दिया है तो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल भी x, वो करोगे तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे भी और यहाँ पे वो तो कैंसिल होने वाला ही है, x तो कॉमन मल्टीपल कैंसिल हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना दिया है आपको, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर मास तो हमको पता है, मोलिकुलर मास ऑफ CH4 कितना होता है बच्चों, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4 तो 16 हो जाएगा। एंड मोलिकुलर मास ऑफ SO2 कितना होगा, सल्फर का 32 प्लस O2 का भी 32 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे एम एवरेज निकालते हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट करो, यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, इट इज 2 into 16 हो जाएगा, सो 2 into 16 प्लस इट इज 3 into 64 डिवाइड बाय 16, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे ना, इट इज 2 plus 3, कितना हो जाएगा, 2 plus 3 हो जाएगा। तो 16 2 जा इट इज 32 और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 3 4 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 plus 2 4 9 plus 3 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 224 डिवाइड बाय 5। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, फिर 2 बचा, वापस से 2 बचा तो 24 हो गया, 5 4 जा 20 तो 4 बचेगा 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.8 क्या ग्राम। सो 44.8 ग्राम इज द डैश एवरेज मोलार मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एवरेज का आंसर आ गया 44.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एवरेज ऑफ द मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। एम एवरेज ऑफ मिक्सचर ऑफ CO and CO2. M average of mixture of CO and CO2 is 32. Calculate the mole percentage of CO2. Calculate mole percent of CO2 in the mixture. आपको CO2 का जो मोल परसेंटेज है वो निकालना है इन द मिक्सचर। ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग हमारे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रिक बताया था, अगर आपको याद है तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास CO है और यहाँ पे CO2 है। CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 28 होता है। कैसे सर, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये 28 हो जाएगा। ये कितना है 44 है, CO2 का 44 होता है, ठीक है। 32 समवेयर ओवर हियर आएगा, ठीक है। आपको परसेंटेज किसका पूछा है, CO2 का पूछा है, तो मुझे बताएं परसेंटेज ऑफ CO2। जिसका परसेंटेज पूछा है उसको हाइड कर ले, उसको क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैंने इसको हाइड कर लिया तो बचा कौन, ये दोनों बच्चे, इसको तो हाइड कर लिया ना हमने, तो ये दोनों बच्चे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। 32 में से 28 गया बच्चों, कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 हो गया। फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 44 में से 28 गया, कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, इनटू कितना 100, ठीक है। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे। इसका परसेंटेज निकाला था, इसको हाइड कर दिया, तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 4 आया। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड में लिखेंगे। तो आप मुझे था 4 1 जा 4 4 जा कितना 16, 4 1 जा 4 25 जा। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द मिक्सचर, इट इज 25%। कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों, 25% हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए इसको। इसका फोटो ले लीजिए, जगह नहीं है, इसका फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग वो वाला क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज मोलर मास का।
ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें 3 गैसेस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड CO2 गैस थर्ड गैस है। इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और m एवरेज आपको पूछा है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए एक बार, मैं इसका आंसर अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हो गया, चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये वाला जो है वैल्यू वो है N1, ये हो जाएगा आपका N2 और ये वाला हो जाएगा आपका N3। इसका जो मोलार मास है सल्फर का 32 होता है, 32 प्लस O2 का भी 32, 64 हो जाएगा। इसका हमको पता है 80 होता है और इसका हो जाएगा अपना 44 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। m एवरेज का वैल्यू, m एवरेज इज इक्वल्स टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3, यहाँ पे आएगा N1 2 इंटू 64 प्लस इधर 3 इंटू 80 प्लस ये कितना N3 5 इंटू 44, 5 इंटू 44, ठीक है। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 3 आपका हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा आपका 10। इनको ऐड करेंगे, 64 का डबल होता है 128 प्लस 8 3 जा 24, 240 प्लस 5 4 जा 20, कैरी 2 20 और वापस से ऐड करेंगे 2 तो 220 हो जाएगा, ठीक है ना, 22 हो जाएगा तो यहाँ पे 220 हो जाएगा। अभी ये ऐड करेंगे इन सबको तो यहाँ पे 0 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। सो 588 डिवाइड बाय 10, सो इसका आंसर आ जाएगा 58.8 ग्राम्स। तो इसका एवरेज मोलर मास हो जाएगा आपका 58.8 ग्राम। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत ही प्यारे और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इसमें खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यूज कौन सा होगा, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 जब नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, और अगर हमको मोल्स की जगह पे मास दिया है तो हम लोग यूज करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2 एंड सो ऑन। Now students, this is the end of average molar mass. Now आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं और वो है बच्चों डेंसिटी। इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी की बात करें तो हमको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे तो मोल कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे वापस इसको डिस्कस करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़े और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Now what is the meaning of density? Density is basically what? It is the ratio of mass of the substance and its volume. So it is the ratio of mass of the substance and its volume. अगर हम बात करें डेंसिटी की, so density is equals to मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, और इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। ये किसमें? एसआई में, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा ना। ये तो बच्चों आप लोग ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डेंसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। दूसरी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी ना। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज सेम फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सबके लिए क्या होती है? सेम ही होती है।
इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती कि सॉलिड्स के लिए अलग है, लिक्विड्स के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड डेंसिटी इज इक्वल टू डैश, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, बस खत्म। एब्सोल्यूट डेंसिटी एकदम सिंपल है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर हम बात करें दूसरा, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है, इसका मतलब आप किसी के साथ रिलेट कर रहे हो। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग होती है और गैसेस के लिए अलग होती है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिक मीनिंग इसका वापस से क्या है, डेंसिटी ही है, बट इसको हम लोग कौन सा डेंसिटी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, बिकॉज हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। याद रखना स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे कौन है, वाटर है। सो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज defined as density of the substance to the density of water। और सबको पता है कि वाटर का डेंसिटी जो होता है वो फिक्स्ड है, 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी फिक्स्ड है, वो क्या है, 1 ग्राम पर ml। और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। तो अगर मैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो इट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, it is the density of the substance upon density of water। now students again I am saying water का density हमको पता है कितना होता है, 1 होता है, and since it is a ratio of two similar quantities therefore specific gravity has no unit, it has no units। इसका कोई यूनिट होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेटा क्या है, it is a ratio of two similar quantities। now this is applicable for solids and liquids। अगर मैं बात करूं relative density for गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। नाउ व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, ठीक है, ध्यान देना। Vapor density is equals to density of the gas upon density of H2। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर रिलेटिव डेंसिटी में सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंपेयर किया जाता है वाटर के साथ, और गैसेस के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, H2 के साथ। सो डेंसिटी ऑफ द गैस एट प्रेशर PNT and density of the H2 gas at same pressure PNT। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। So what is vapor density? Vapor density is the density of the gas at a given pressure and temperature divided by the density of what, H2 gas at same pressure and temperature। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। As we know from ideal gas equation, बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें, कौन सा गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। सो व्हाट इज PV? PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, nRT हो जाएगा। सो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, nRT। मैं n की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, W बाय M लिख सकता हूँ। सो W बाय M RT लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं M को इधर लेके V को वहां पे भेज दूं तो हमारे पास हो जाएगा PM इज इक्वल्स टू W बाय V RT। बट सबको पता है कि दैट W बाय V मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हुआ। तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, डेंसिटी। सो PM इज इक्वल्स टू DRT मतलब डेंसिटी इनटू RT हो जाएगा। सो PM इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू RT। सो देयरफॉर आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ द गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ द गैस को निकालने का एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। इट इज PM बाय क्या बच्चों,
RT हो जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ द गैस का फॉर्मूला हो जाएगा PM/RT। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस पूछा है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यहाँ पे M एवरेज आ जाएगा, M एवरेज अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा बच्चों। तो याद रखना, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर पूछेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और डेंसिटी ऑफ द गैस पूछेंगे तो यही फॉर्मूला, खाली M एवरेज की जगह पे M आ जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला। अभी अगर हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं, सो देयरफॉर ध्यान से सुनिएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द गैस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PM अपॉन RT लिख सकता हूँ। सो PM, M का मतलब मोलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, RT डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। सेम H2 गैस भी तो गैस ही है ना बेटा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, PM, M की जगह पे MH2 आ जाएगा अपॉन RT। सर आपने प्रेशर और टेम्परेचर की जगह पे P1 T1 ऐसा लिखना चाहिए था, नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एट कांस्टेंट और गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कैन वी से दैट, अगर रेशियो में देखेंगे तो ये P और P कैंसिल हो जाएगा, ये RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द गैस, जो भी गैस दिया होगा, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2, और सबको पता है मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 होता है। तो आज के बाद याद रखना, अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो मोलर मास ऑफ द गैस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात बोल रहा हूं मैं, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल सॉलिड इक्वेशन नहीं है, आइडियल लिक्विड इक्वेशन नहीं है, और वैसा कुछ होता भी नहीं है। सो मोलर मास ऑफ द गैस विल बी व्हाट, 2 into वेपर डेंसिटी हो जाएगा। सो इट इज 2 into वेपर डेंसिटी। तो आज के बाद हमारा नया फॉर्मूला मिल गया, जब भी हमको वेपर डेंसिटी दिया है किसी भी गैस का, और अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा ना। एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है H2 गैस। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको H2 गैस ही मान के चलना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको क्या मान के चलना है, H2 गैस ही मान के चलना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दे गिव यू विथ रिस्पेक्ट टू, समझो, ध्यान से सुनो प्लीज। अगर कुछ नहीं बोला है तो विद रिस्पेक्ट टू H2, बराबर है, और H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू समझो SO2 बोला, विद रिस्पेक्ट टू SO2, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ SO2 आएगा, क्वेश्चन में बोला है अगर, तो सर कुछ नहीं बोला है तो H2 ही मान के चलना है, समझ रहे हैं, वेरी गुड। अगर कुछ नहीं बोला है तो H2 ही मान के चलना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है विद रिस्पेक्ट टू SO2, तो विद रिस्पेक्ट टू SO2 मतलब डेंसिटी ऑफ SO2 आएगा, तो सॉल्व करते जाऊंगा तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ SO2 आएगा ना। मोलर मास ऑफ SO2 कितना है, 64 है बच्चों, तो यहाँ पे 2 into VD की जगह पे क्या आएगा, 64 into VD आ जाएगा। मतलब वेपर डेंसिटी को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 से, तो आपको मोलर मास ऑफ द गैस मिलेगा। अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू CO2 बोला होता तो फॉर्मूला में क्या आता, 44 into VD आता। अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू SO3 बोला होता तो 80 into क्या आता था बच्चों, VD आता था। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ भी नहीं बोला है, जनरली 99.9% केसेस में वो लोग कुछ नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तो हम लोग को 2 into ही लेके चलना है। बट अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया तो बी केयरफुल, वहां पे मोलर मास ऑफ H2 की जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, फिर जो भी आपको गैस दिया होगा। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स वॉल्यूम, इसका यूनिट्स हमको पता चल गया है। टाइप्स ऑफ डेंसिटी 2 होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसका यूनिट होता है, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी का तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, वेदर इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी और इट इज वेपर डेंसिटी, बिकॉज वेपर डेंसिटी भी 2 सेम चीजों का ही रेशियो है बच्चों, सेम क्वांटिटीज का ही रेशियो है, तो इसका भी क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, नो यूनिट, इसका भी कोई यूनिट होने वाला नहीं है। डेंसिटी ऑफ द गैस का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय R इनटू T, एंड डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज PM एवरेज अपॉन RT। उसके बाद में मोलर मास ऑफ द गैस अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू H2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दीस क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ द गैस का फॉर्मूला क्या था, 2 into वेपर डेंसिटी था, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है।
तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले के लिए, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 पूछा है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ CH4? The molar mass of CH4 is 16, so 16 divided by 2 is 8। इसका कोई यूनिट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ 8 लिखेंगे। वैसे अगर मुझे बताओ किसी ने पूछ लिया वेपर डेंसिटी ऑफ O2, तो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 पूछा है तो 32 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरा वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया पूछा है, अमोनिया का मोलार मास होता है 17, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो 17 डिवाइड बाय 2 इज 8.5। ओके, इजी था। बट ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला ना विद रिस्पेक्ट टू बोल देंगे कभी कभी। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू CH4 देंगे, तो मुझे बताओ इसमें मोलार मास ऑफ द गैस का फॉर्मूला क्या आएगा, वहां पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू वेपर डेंसिटी आएगा। क्यों 16? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू CH4 बोला है और CH4 का मोलार मास होता है 16। So what is the vapor density? It is the molar mass of the gas। कौन सा गैस? अभी CH4 तो लिख दिया 16, तो अभी यहाँ पे भी 16 मत लिखना। So vapor density is the molar mass of the gas जिसका आपको vapor density निकालना है, डिवाइड बाय 16। O2 का कितना होता है मोलर मास बच्चों? 32। 32 डिवाइड बाय 16 विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, एकदम आसान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेपर डेंसिटी ऑफ SOX ना, अभी हम सबको पता है कि SOX मतलब X का मतलब 2 भी हो सकता है, जनरली SO2 गैस होता है या फिर SO3 गैस होता है, बट वी डोंट नो कि कौन सा ये तो कैसे पता करेंगे? इसका वेपर डेंसिटी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X पूछा है, तो आप मुझे बता बच्चों वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलार मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय, कुछ नहीं बोला ना विद रिस्पेक्ट टू, तो 2 ही मान के चलेंगे, बट वेपर डेंसिटी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, सो 40 is equals to molar mass of the gas divided by कितना आ जाएगा 2। so what is the molar mass of the gas? so the molar mass of the gas would be 80, बराबर है। अभी मुझे एक बात बताओ, मोलार मास निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों? मोलार मास कैसे निकालते हैं? एक सल्फर है तो 1 इंटू सल्फर प्लस x टाइम्स ऑक्सीजन है तो x इंटू O इक्वल टू, इसका मोलिकुलर मास कितना दिया 80 दिया है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, सो 1 इंटू 32 प्लस x इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, 32 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना बच्चों 16x, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 बराबर है, तो ये हो जाएगा 48, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब ये SO3 गैस है। कौन सी गैस है बच्चों? SO3 गैस है, क्योंकि x का वैल्यू 3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे तो प्रेशर भी दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो प्रेशर भी दिया और टेम्परेचर भी दिया, डेंसिटी ऑफ O2 पूछा है, मिक्सचर तो नहीं है, सो डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू PM अपॉन RT, यही फॉर्मूला है हमारा, तो बराबर है। तो प्रेशर का वैल्यू दिया है 1 atm, O2 का मास है 32 डिवाइड बाय 1 atm है 32 हो गया, R का वैल्यू मैंने बताया था आपको 1/12 लेना है और 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन, तो 300 केल्विन तो ये हो जाएगा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 25, ठीक है 32 डिवाइड बाय 25। बट अच्छो याद रखना इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम पर लीटर होगा। सर क्यों लीटर? बिकॉज आर का वैल्यू क्या था लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसको डिवाइड करोगे आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 32 डिवाइड बाय 25, ग्राम पर ml मत लिखना बच्चों, ग्राम पर ml एक ऑप्शन होगा, गलती से भी मत लिखना बिकॉज इसमें यूनिट हमने यूज किया है 1/12 जो है वो क्या है आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो मुझे एक बात बताओ डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू PM एवरेज अपॉन क्या आएगा RT आएगा, PM एवरेज अपॉन क्या आएगा बच्चों RT, ठीक है। तो आप बताओ प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चों? प्रेशर दिया है 2 atm, M एवरेज पता नहीं है, R का वैल्यू 1/12 इंटू अगेन इट इज 20
5 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। अभी एम एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एम एवरेज तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं आज के लेक्चर में। एम एवरेज ये देखो मोल रेशियो दिया है बेटा CO एंड CO2 का। तो CO का कितना है 1 इंटू 28 प्लस 3 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। क्लियर है? आज ही क्या था N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। सो 28 1 जा 28 प्लस 3 4 जा 12 3 4 जा 12 कैरी 1 राइट 3 4 जा 12 प्लस 1 30 कैरी डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना कैरी 1 160 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा बच्चों। 160 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 तो ये हो जाएगा 25। सो 80 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 25। सो 2 इंटू 40 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के टेबल में 5 5 जा 5 8 जा। सो ये हो जाएगा 16 बाय 5। 16 बाय 5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15 1 बचा 2। तो ये हो जाएगा आपका 3.2 ग्राम पर लीटर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 3.2 ग्राम पर लीटर। चलिए तो ये एक हो गया हमारा आंसर बराबर है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास सीखा, एवरेज मोलर मास सीखा और अच्छे खासे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए दोनों के ऊपर भी। और हम लोग ने लास्ट में डिस्कस किया डेंसिटी के ऊपर। अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बेटा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें नीट 2021 की, ठीक है 12 सितंबर 2021 को जो नीट का एग्जाम हुआ था वो मेरे नोट्स में से एक क्वेश्चन था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, उसी के ऊपर आया था। मैं आपको लेक्चर में डिस्कस भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सब के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में वापस बोल दूं एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक एवरेज मोलर मास एंड हम लोग ने डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया। अगर कुछ नहीं बोला है तो वेपर डेंसिटी हमेशा H2 के रिस्पेक्ट में मानी जाती है। अगर स्पेसिफाई किया है तो वो आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग वेपर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है और गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।